तो अब अभी हम लोगों का कोई स्पीकर बाकी है, तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं, आप अभी जो हमारे मास्टर ट्रेनर डॉक्टर गुप्ता जी हैं, वो अच्छा भाई, सॉरी, नोडल ऑफिसर जो हैं वो आप यहाँ पर आके बताएं और ईमेल एड्रेस दे दो। लेकिन इस बीच में चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, वो अब अपने चैट बॉक्स में जाके अपने जो भी सवाल हैं वो लिखते जाएं, और मैं एक एक करके ये सवाल यहाँ जो टीम है उससे मैं लेता रहूंगा और उसके जवाब आपके लिए मैं लेता रहूंगा। मैं सबको अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर जो पहले के हमारे अनुभव हैं उसके अनुसार किसी को भी कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो कृपया आप चैट बॉक्स में जाएं। चैट बॉक्स बिल्कुल आपकी स्क्रीन में बिल्कुल नीचे और बीच में है, और चैट बॉक्स में आप जाएं और उसमें उसके बगल में चैट बॉक्स के बाएं तरफ आप देखेंगे एक पॉल करके है, उस पॉल को भी ओपन कीजिए ताकि ये जो पूरी ट्रेनिंग है उसके बारे में एक सर्वे है, उस सर्वे को आप भर सके और ताकि हमको ये जानकारी मिले कि ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी उपयोगी रही और क्या इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने आप को कितना समर्थ और सक्षम समझते हैं अपने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को ओपन करने के लिए। तो उस पॉल को आप लोग जरूर लीजिएगा ताकि हमें ये फीडबैक आपसे मिले, और चैट बॉक्स में जाके आप अपने सवाल लिखना शुरू कर दीजिए। और अब मैं जो यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आपसे बातें करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीपी गुप्ता, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर। मैं जो है इस इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी की मेरी अध्यक्षता में बनी हुई है। इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आईपीसी के बारे में ट्रेंड किया जाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आईएमए की और डॉक्टर सुबोध सिंह की कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से जुड़ सका हूँ। पूर्व में भी हम लोगों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग अपने ऑफिस में कराया है, जिसमें करीब हम लोग 120 लोगों को इंटरटेनमेंट कर पाए। जूम पर भी काफ़ी बार कोशिश किया गया लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये आज ये बहुत अच्छा मौका रहा कि हम जो है करीब जो है 400 लोगों को जो है अपना ये संदेश आईपीसी ट्रेनिंग का जो है पहुंचा सके। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो आईपीसी प्रोटोकॉल है इसका अनुपालन हो। हम लोग जो है चीजें करते हैं लेकिन जो है अगर उसको जो है सिस्टमैटिक वे में नहीं किया तो जो है हमारा जो है प्रोटोकॉल टूटता है। अगर हमने बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन ठीक से नहीं किया तो वहाँ हमारा प्रोटोकॉल टूटेगा। हमने जो है डोनिंग एंड डोफिंग का जो है अगर जो है कायदे से नहीं किया तो भी जो है हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको जो है स्वयं को प्रोटेक्ट करना है, अपने अस्पताल को एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना है और हमको कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी रोकना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोग जो है एक नोडल ऑफिसर के रूप में जिन्होंने आज ये जूम पर ट्रेनिंग ली है वो जो है एक नोडल ऑफिसर नामित करते हुए जो है हमको जो है ईमेल पर सूचित करें एवं ये सर्टिफाई करें कि मैंने ट्रेनिंग लिया है, जिस भी माध्यम से लिया है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और मैंने सारे स्टाफ को ट्रेंड कर दिया है। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण है कि आईपीसी प्रोटोकॉल का मेरे अस्पताल द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, जिससे हमको जो है ये कंफर्म रहेगा कि ये अस्पताल जो है आईपीसी के तहत जो है ट्रेंड हो गया। हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा सभी नोडल ऑफिसर का, उनसे हम जो है, और एक चेकलिस्ट दिया गया है, 4 पेज की एक चेकलिस्ट है, कई बार हम लोगों ने शेयर किया है, आज भी जो है उसको दिखाया गया। उस चेकलिस्ट जो है आपके सपोर्ट के लिए है। उस चेकलिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके अस्पताल में क्या कमियां हैं, उसको दूर करने का कोशिश करिए। और जो है हम लोग सपोर्ट के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। पूरी ये जो आईपीसी कमेटी है जिसमें आईएमए के भी प्रतिनिधि हैं, हम पूरी तरह जो है आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। WHO के प्रतिनिधि है, हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के प्रतिनिधि हैं, सभी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। एक चीज और है, बहुत लोगों ने जो हमको जो सीएमओ के मेल पर जो है भेजा, लेकिन जो है वो मेल इतना ज्यादा उसमें मेल आता है दिन भर गवर्नमेंट का। आप कृपया फिर से वो मेल बता दें जिसको तो हाँ, उसी मेल को मैं बता रहा हूँ। बताइए तो मैं टाइप कर NPCDCES varanasi@gmail.com। ये मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। NPCDC यस वाराणसी NPCDCES हाँ
npcdcs@gmail.com, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी ईमेल पर आप शेयर करेंगे और इस ईमेल में क्या क्या पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो आपको फिर से बता रहे हैं। पहली चीज तो इस ईमेल पर अपने जो है लेटर हेड पर आप जो है एक सर्टिफिकेट देंगे कि आई हैव गॉट द ट्रेनिंग एंड ट्रेन्ड ऑल द स्टाफ रिगार्डिंग आईपीसी एंड नाउ आई एम फॉलोइंग द आईपीसी प्रोटोकॉल, वन थिंग। और जो है चेकलिस्ट भर करके उसके साथ अटैच कर देंगे आप, नोडल नामित करते हुए नोडल के नेम एंड मोबाइल नंबर, इसको जो है जरूर मेंशन हर व्यक्ति को अपने अस्पताल में एक नोडल ऑफिसर नामित करना है और वही जो है इस जो है प्रोटोकॉल को अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार कि वो अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। दूसरी चीज जो सारी के बारे में कहा गया, सारी के बारे में पूर्व में भी जो है सूचना जो है फॉर्मेट डेवलप किया गया था, तो फॉर्म 1 पर और फॉर्म 2 पर जो है उसकी रिपोर्टिंग जो है आपको आईडीएसपी लिख दीजिए, आईडीएसपी वाराणसी @gmail.com, इस पर जो है ये रिपोर्ट करना है दैनिक आधार पर। जब सारी की रिपोर्ट करनी है, सारी और आईएलए की इन दोनों की रिपोर्टिंग जो अभी मैंने मेल दिया इस प्लेटफॉर्म पर करनी है, क्योंकि ये आईडीएसपी सेल से ही संबंधित है। ये सर्विलेंस, ये हमारी सर्विलेंस यूनिट है, इनके द्वारा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से तो आ रही है, लेकिन अभी प्राइवेट से जो है अभी इस तरह का प्रयास नहीं किया गया है। तो इस मेल पर हम फॉर्मेट शेयर कर देंगे। फॉर्मेट कैसे शेयर करेंगे? हम लोग शेयर कर देंगे। आप लोग सब लोग अपने ईमेल्स डाल दीजिए और अपने फोन नंबर जिसपे आपका व्हाट्सएप है वो भी डाल दीजिए, ताकि हम लोग ये जो फॉर्मेट है वो आपको हम शेयर कर सकें। वैसे आईएमए के सभी ग्रुप्स में ये शेयर किया जाए। ये पहले ही शेयर फिर से हम लोग शेयर कर देंगे। फिर से शेयर। अब हम लोग आपकी सभी क्वेरीज को लेने जा रहे हैं और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो सभी यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है और सारे के सारे लोग यहाँ हैं। मैं एक एक करके आपके सारे सवाल लूंगा। आप सारे लोग अपने सवाल जो हैं स्क्रीन पर शेयर करते जाइए। एक शेयर करते जाइए। मैं उसमें से जो सवाल आते जा रहे हैं मैं उसमें से कुछ पढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मैसेजेस पहले ही आ चुके हैं, तो मैं उनमें से कुछ पढ़ता जा रहा हूँ और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने नाम और ईमेल आईडी वगैरह पहले ही दे दिया है। और जो एक सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये है कि क्या रूटीन सर्जरी कोई करने से पहले कोविड का टेस्ट करना जरूरी है या बिना कोविड का टेस्ट किए हुए भी वो ऑपरेशन किया जा सकता है? अभी तक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में रूटीन जो है रूटीन में नहीं करना है, रूटीन सर्जरी ही नहीं है। रूटीन सर्जरी किसको कहते हैं? अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया है या सिस्टाइटिस हो गया है तो वो तो इमरजेंसी सर्जरी है। तो रूटीन सर्जरी आप किसे कह रहे हैं? उसमें बता दे रहा हूँ। उसमें जैसे कि अगर किसी को सर्जरी करनी है, पेशेंट का अगर रोका जा सकता है 24-48 घंटे कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है तो उसका टेस्ट करा लें। करा के अगर जो है वो जो भी उसका स्टेटस रहता है उस हिसाब से उसको ठीक करें, तब तो वो रूटीन सर्जरी होगी। और हाँ, और अगर इमरजेंसी में करनी पड़ रही है सर्जरी तो आप उसको सेपरेट ओटी में ऑपरेट करें, ये मानते हुए कि वो कोविड पॉजिटिव है, और उसका साथ में टेस्ट भी भेज दें। बाद में अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो आपकी ओटी बंद होगी। आपका जो जहाँ पे भी वो पेशेंट का कॉन्टैक्ट में आएगा वो सैनिटाइजेशन के लिए बंद होगा, और जिन लोगों ने भी उसको पेशेंट को हैंडल किया है उन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होगा? ये बेसिकली जो पॉजिटिव आएंगे तो उनका कोविड पॉजिटिव का जिस तरह से क्वारंटाइन होता है वो होगा। अगर निगेटिव आते हैं तो फिर वो कर दिया जाएगा। दोबारा टेस्ट हो गए उनके बाद अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। अगर जो है सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम के आने के दिन पर, नहीं तो 7वें दिन के जो है उनके जो है कोविड का टेस्ट जो है उनको कराया। मान लीजिए कि किसी एक अस्पताल में कोई एक कर्मचारी पॉजिटिव आ जाता है या कोई एक मरीज जो वहां भर्ती हुआ होता है वो बाद में पॉजिटिव हो जाता है,
तो अब उस अस्पताल के कितने लोगों को कितने दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और किसका किसका टेस्ट किया जाएगा? ये प्रश्न मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहले ही आंसर कर चुके हैं। हाँ। कि हम पूरा जो है जैसे अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल है तो उसके ब्लॉक को बंद करेंगे, जहां जहां वो गया है उससे जो कांटेक्ट में आएगा उसको क्वारंटाइन करेंगे और उस ब्लॉक को बंद करेंगे। और जब वो टेस्ट रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव आ जाएंगी तो फिर आप उन ब्लॉक्स को खोल देंगे और डिसइंफेक्शन होने के बाद उन ब्लॉक्स को आप खोल देंगे 48 आवर्स के लिए 48 आवर्स के लिए उसको। अब क्योंकि जो कोरोना का टेस्ट है अभी भी प्राइवेट लैब्स में हो नहीं रहा है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है वो ICMR प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हो रहा है। तो अगर कोई सर्जन ये चाहता है कि चलो 2 दिन तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आया या कोलिसिस्टाइटिस का आया तो हमने एंटीबायोटिक या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखा है और 2 दिन बाद हम उसकी सर्जरी करना चाहते हैं, तो क्या वो कोविड टेस्ट कराने के लिए कहीं से प्रयास करे? अगर हाँ तो कहाँ से करे? ये डिफिकल्ट है, ये प्रश्न अभी जो है DHO में ही हो रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस, ये तो इमरजेंसी सर्जरी ही है। अगर कोलिसिस्टेक्टमी करना ऐसे कर सकता है, उसके लिए कोई ये प्रॉब्लम है कि लैब सिर्फ एक है, लैब एक और कराना सबको प्रैक्टिकल। बतौर सर्जन जो बात मैं समझ रहा हूँ वो ये कि अगर सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट है तब तो आप कोविड मान के चलिए, अगर एसिम्टोमेटिक है और सर्जरी इमरजेंसी है तो आप कर लीजिए। अगर कोई सिम्टम बाद में आता है, सारे एहतियात तो आपको बरतने ही है, PPE वगैरह पहनना ही है, वो सारी चीज करनी है, ये मानते हुए कि वो एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट हो सकता है तो वो सारा तो आप करेंगे ही, लेकिन वो सर्जरी को कर लीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर सर्जरी के पहले आप कोविड टेस्ट कराएं, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या जो एक स्टैंड अलोन चैम्बर OPD चैम्बर है या जो एक कमरे का है या छोटा सा वेटिंग रूम है जिसमें क्या उसमें भी ट्रायज हम बना सकते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत ही स्पष्ट स्पेस है तो वही तो ट्रायल बनाएंगे। इमरजेंसीज को देखना है, ट्रायल जो है जहाँ कई स्पेशलिटी है वहाँ के लिए जो सिंगल वाले हैं वो डायरेक्ट सिम्टम पूछ लेंगे। अगर कोविड के सिम्टम नहीं है तो उनको उस तरह से ट्रीट करेंगे, अगर कोविड वाले सिम्टम है तो उसको रेफर करेंगे। एक सवाल ये भी है कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के सेटअप्स हैं और उसमें क्या हम सर्जिकल गाउन, मास्क, कैप, ग्लव्स वगैरह पहन के कर सकते हैं कि वहां भी PPE पहनना हमें जरूरी है? अगर सस्पेक्टेड है, अगर पेशेंट कोविड सस्पेक्ट है तो हमें PPE पहनना पड़ेगा। अगर कोविड सस्पेक्ट नहीं है मतलब उसको कोई फीचर्स नहीं है अगर कोविड के, भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक कोविड हो, तो हम अपने बाकी गाउन, कैप जैसे सर्जिकल उस पर क्लेरिफिकेशन हो। हाँ, इसमें अगर आपको गायनेकोलॉजी का कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो इसका एक स्पष्ट प्रोटोकॉल है, आप उसे स्क्रीन करें। स्क्रीन करने के लिए है कि उसका फीवर की हिस्ट्री जो 7 पॉइंट है, फीवर की हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर फीवर की नहीं है, ट्रेवल की हम पूछेंगे, कहीं फॉरेन ट्रेवल या इंटर स्टेट ट्रेवल का हिस्ट्री है, या वो इंटर स्टेट का हो, या उसमें सारी का कोई सिम्टम हो, या ILI का कोई सिम्टम हो। अगर ये नहीं है तो हम उसको नॉन कोविड मानते हुए होल्डिंग एरिया में उसको रखेंगे, ट्राइज करेंगे उसको भी। अगर उसको बहुत इमरजेंसी तो हम पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ उसका डिलीवरी कराएंगे, ये मानते हुए कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और लेकिन क्योंकि इमरजेंसी है तो हमें आप कराइए, उसका करना ही पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सीजरियन सेक्शन हो, वो करना ही पड़ेगा। इसके बाद उसका सैंपल लेके जांच के लिए भेजेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर वही क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी पूरे स्टाफ को, और नहीं तो फिर नॉर्मल हो, नहीं तो नॉर्मल वो चल। लेकिन अगर क्वारंटाइन होता भी है तो वो कुछ दिन जब तक उनके सारे सबके स्टाफ के टेस्ट नहीं हो जाते और जब तक कि वो सारा एरिया डिसइंफेक्ट नहीं हो जाता, बस उतने ही दिन के लिए ना, उसके बाद तो खुल जाएगा ना। और कोई लीगल एक्शन तो नहीं लिया जाएगा कि भाई आपने आया था अगर जहाँ ये क्लियर होगा कि आप जानते उसके हुए आप जान गए थे कि आप पॉजिटिव हैं और आपने उसको छुपाए रखा, छुपाते रहे, जानते बुझते भी यहाँ पे आपका इंटेंशन शो होगा। अगर मैलिफाइड इंटेंशन नहीं शो होगा तो ये माना जाएगा कि ये तो कोर्स ऑफ एसेंशियल सर्विसेज आप दे रहे हैं सर, वहाँ तक कहीं ना कहीं कुछ। अच्छा, एक स्लाइड में ये भी दिखाया गया कि हम लोग PPE को शायद डिसइंफेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं यूज करते, PPE रीयूज नहीं करना, रीयूज नहीं करना।
अभी तक की गाइडलाइन है। तो अभी तक की गाइडलाइन ये बिल्कुल क्लियर है कि हम पीपीई को रीयूज नहीं करेंगे। और N95 मास्क के रीयूज के लिए भी हालांकि बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि आप उसको धो के या उसको हीट से वो करके या उसको 4 दिन रख के हर 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, वो 5 ऐसा दिया गया था कि 95 जो मास्क है वो एटलीस्ट 5 सेट आपके पास होना चाहिए, जो पहले गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई, ताकि जिसको पहले को आप एक पहले दिन यूज करें तो उसको 5वें दिन, 14वें दिन और 19वें दिन 5 बार इस्तेमाल करके उसे फिर आप फेंक दें। नहीं सर, एक को 5 बार यूज कर सकते हैं, 5 बार यूज करके हर 5वें दिन रोटेट करेंगे, कम से कम जो 25 दिन यूज पहले दिन जो 25 होगी वो अगर आपके पास 5 है तो 25 दिन तक इस्तेमाल हो आप फिर जाएगा। यूज कर देंगे, फिर उसको कर देंगे। एटलीस्ट जो 5 सेट है तो वन टाइम में तो 25 डेज चल जा रहा है। 25 डेज वन मतलब 1 साइकिल अगर आप बोले साइकिल के रूप में ले तो 1 साइकिल में आपको 25 डेज चल रहा है। फिर सेकंड साइकिल उसी से आप शुरू कर सकते हैं। सेकंड साइकिल के बारे में लेकिन तब तक सेकंड साइकिल अभी तक केवल यही कहा जा सकता है कि आप एक साइकिल इस्तेमाल कीजिए। आप एक पीपीई को हर 5वें दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 बार। यानी अगर आपके पास 5 पीपीई नहीं मास्क है, N95 मास्क है, तो अगर आपके पास 5 N95 मास्क हैं तो आप उनको हर 5वें दिन इस्तेमाल करते हुए 1 साइकिल आप करें 25 दिन तक एक साइकिल इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद दूसरा सेट इस्तेमाल कीजिए। हाँ एग्जैक्टली। और N95 में ये भी बताया गया कि जो रेस्पिरेटर वाले हैं वो मास्क अच्छे नहीं है, बिना उसके जो है वो अच्छे, जैसे डॉक्टर साहब पहने हुए। तो सर एक जी आप बताइए, बोलिए। N95 मास्क के बारे में जो है कि ये जो सेज की गाइडलाइन है कि हम जो मास्क यूज करते हैं कि N95 ये हम जो सर ने बताया कि 5 है और उस पर नंबरिंग कर लें, हर 5वें दिन उसको यूज करें। लेकिन जो है कि आइडियली तो हम कोई भी मास्क एक ही बार यूज करें, आइडियली एक ही बार। ये तो है कि काम चलाने वाली। दूसरा चीज, आप जब भी उसे दोबारा यूज करते हैं तो आप रिस्क के इन्फेक्शन के रिस्क को अपने को बढ़ाते हैं, रिस्क जोन को। दूसरा ये है कि N95 मास्क का रेशनल यूज होना चाहिए। आप वहीं पर यूज करें जहां पे इसकी जरूरत है, जो हमने स्लाइड में दिखाया था। या तो पेशेंट के आप पेशेंट के 1 मीटर के दायरे में है, बहुत क्लोज है, ठीक है। दूसरा ये है कि या तो आप एरोसॉल जेनरेटिक प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, नहीं तो आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। पेशेंट से सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 2 मीटर की बना के रखें। कोशिश करें उसका टेलीफोन ले लें, टेलीफोन पे ही उससे बात करें। तो सर्जिकल मास्क इफेक्टिव है, सबसे बेस्ट है। N95 किसी मास्क को रिपीट करना आपके लिए रिस्क है। जहाँ पर हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कोविड हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग। यहाँ पर भारत सरकार ने या जो यूपी गवर्नमेंट ने एडिशनल गाइडलाइन जो है वो इसमें मास्क के लिए दिया गया है। ये गाइडलाइंस है अब सर कहाँ पर आउट पेशेंट में किसको क्या पहनना है, इंडोर में क्या पहनना है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या पहनना है, सब ये जो है हमारा सर ये कहना है कि सर हम लोग 95 जो मास्क है वो बहुत कम पॉइंट पे पहनने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हमें एकदम पैनिक नहीं होना है कि 95 मास्क नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो इसमें जो चेकलिस्ट हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ किया हुआ है, अगर पहले भी सर ने बताया है, सर ने भी किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर से एक साथ सभी मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो इसको सेव कर लें एक बार, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं। एक सबसे बड़ा ये N95 मास्क के बारे में क्लियर हमें ये कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि उसका एक चेक पॉइंट है कि हम N95 मास्क पहने तो कहाँ पहने। जी, तो पहनने के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं कि हर जगह हम N95 मास्क पहन के जैसे आज लोग घूम रहे हैं वैसे घूमना नहीं। जी बिल्कुल, ये गलत है। जी बिल्कुल। तो वो सर जो है एकदम असाइंड एरिया है कि आप कहाँ पहनेंगे, असाइंड ट्रीटमेंट है कि किस ट्रीटमेंट में पहनेंगे। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ असाइंड ट्रीटमेंट यू शुड बियर द N95 उसके लिए साइन किया हुआ है। वो एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट हम सब तो आप सर N95 मास्क को तो आप फॉरगेट कर दीजिए, आप बहुत एसेंशियल सर्विसेज में है, एसेंशियल चेक पॉइंट पे है तो N95 मास्क पहनिए। बिल्कुल। बट अगर आप जनरल यूज कर रहे हैं, ओपीडी चला रहे हैं, अगर आपका फ्रंट डेस्क ऑपरेटर है या बाहर बैठा हुआ जो स्क्रीनिंग कर रहा है उसके लिए कोई N95 उसके लिए सबके साइन केवल सोशल डिस्टेंसिंग करे, सर्जिकल मास्क पहने और हाथ को बस सैनिटाइज करता रहे। सिर्फ उसके लिए वो सारे प्रिकॉशंस आपको लेना। जो हमारा जनरल प्रिकॉशन है हैंड वॉश का है, हैंड वॉश का प्रैक्टिसेज आप करें, आप हैंड वॉश का प्रैक्टिसेज करें, सैनिटाइज करें अपने आप को। आपका एक चीज और यहाँ पर बहुत मार्केबल सर ने बताया था, उसको हम लोगों ने ये नहीं किया कि जब आप हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं
जी जी तो इन्होंने कहा था सर कि ये जो आपका पैड है, पैर जी हाँ, सोल ऑफ शूज। हाँ तो सोल ऑफ शूज तो आपको सर वहाँ पर वो हाइपो में डाल के रखना होगा, गीला रखना होगा। मैं तो ये कहूँगा कि अपने क्लिनिक में और अपने अस्पताल के बाहर, जैसे कुछ मंदिरों के बाहर होता है ना पैर धोने के लिए, वैसा रख लीजिए, आते जाते सब लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड के उसमें अपना पैर साफ करके डाल दे, उसमें डाल दे, भींगा रखें इससे, क्योंकि और ये कहना है कि एक जगह ना रखें, 3-4 चेक पॉइंट पे रखें, 3-4 चेक पॉइंट एंट्रेंस के पास रख दें, उसके बाद सेकंड एंट्रेंस, थर्ड एंट्रेंस पे आप रखेंगे तो ये सेफली आप जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लेके आप घर नहीं, और आप घर जाएं तो घर के बाहर भी रखें, घर के बाहर रखें तो बेटर करके जूते तो बेहतर हो बाहर ही उतार दें। और आगे और बताइए कि घर जाने पे और क्या करें? सोशल डिस्टेंसिंग में अभी जो हम लोग घर जाने पर और क्या करें, ये पूरा करें। घर जाने पे तो सबसे पहले आप घर के एंट्री करने के लिए आपने बताया कि जो डोर मैट है उसको आप अगर हाइपोक्लोराइड में रख देते हैं तो ये बेटर प्रोसेस है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें। दूसरा सर यहाँ पर ये कहना है कि जाए तो अपने कपड़े को जी जहाँ पर आपका जो मिक्सिंग हो रहा है कपड़ा, जहाँ धुला रहा है, वॉशिंग मशीन में आप धोने की कृपया ना करें, बिल्कुल ना, हाँ ना करें। बाकी लोगों के बच्चे के साथ, घर के और लोगों के साथ मिक्सअप न करें, आप अपने कपड़े को अलग, अपनी बाल्टी ही अलग बना, अलग बाल्टी ही बना लें। बाल्टी में अपने कपड़े डाल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर चाहे किसी भी क्षेत्र से हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो हमारा एक्सपर्टीज कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कि आप अपने कपड़े को बार बार अपने ही बकेट, जैसे सर ने कहा कि अलग बकेट में रखें, इधर इसको आप उन कपड़ों के साथ मिक्स ना करें जो आपके जनरल घर के कपड़े हैं, आप उनको अलग से धुलवाएं या अलग से धोएं या अलग से बकेट रखें। उसके बाद आप पूरा आप वही फिर सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स की जो बात है उसके साथ आपको ये कभी नहीं पता है कि किस दिन आप कोविड के पार्टी से लेके चले आए। सर ने बताया जब आप घर जाएं तो जैसा सर ने बताया जूते आप कोशिश करें बाहर उतार दें, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 70% अल्कोहल का सैनिटाइजर जो है भर के रखें कोलिन की बोतल में, इजिली अवेलेबल है, सोल पे मार लें या तो जूते ही बाहर रखें। नंबर 1। दूसरा चीज जो है जो कपड़े हैं, कपड़े को हम कोशिश करें कि कहीं एक अपने लिए अगर सेपरेट बाथरूम है तो वहां पे एक बाल्टी रखें, डिजिग्नेटेड बाल्टी, उसमें हम सोप एंड वाटर का घोल जो भी है उसमें डाल दें आधे घंटे के लिए, उस कपड़े को आधे घंटे के लिए डाल दें और उसके बाद जो है हम नहा लें। आधे घंटे बाद उस कपड़े को हमें उठाना है, उसको सेक नहीं करना है उठाते समय, क्यों उठा के इधर उधर जैसे स्प्लैश करके पटकना नहीं है, सेकिंग नहीं करनी, उसको आराम से उठा के आधे घंटे में ये इनएक्टिव हो जाता है जो वायरस सोप एंड डिटर्जेंट में इनएक्टिव। उसके बाद उस जो वाटर है उसको हमें बाथरूम में फेंकना नहीं है, उसको कहीं क्लोज नाली जो है वहां पे गिरानी है, ये नहीं बाथरूम में ऐसे फेंक दिया। और उस कपड़े को आप इसके बाद आप चाहे मतलब कि अलग धुले तो बहुत बेटर है, नहीं तो उसके बाद आप कोई भी धुलने वाले को ध्यान देना है, वॉशिंग मशीन में धुल रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो उसको जो जैसे नॉर्मल हाथ से जो लोग धुलते हैं वो वाला धुलाई जो है उस मतलब एरोसॉल नहीं जनरेट होना चाहिए किसी। मुझे ये लग रहा है एक तो बिल्कुल साधारण सामान्य कपड़े ने जो कि रोज धोए जा सकते हैं, बेल्ट, पर्स, पेन ये सब ना ही ले जाएं तो अच्छा बेटर, घर में और अस्पताल का अस्पताल में, तो दोनों अलग बिल्कुल रखिए। आइए तो अस्पताल जाने से पहले ही बाल्टी में थोड़ा डिटर्जेंट पानी खोल के जाइए ताकि आप आए तो कपड़े उसमें डाल दें, जब तक नहाए धोए वो आधा घंटा भीग जाए जिसमें कि वायरस इनएक्टिव हो जाए। है कि सर अगर वाटर गर्म हो 70 डिग्री पर हो तो जी और भी अच्छा है, तो उस समय गर्म करके सबके अधिकांश लोग क्या गीजर से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज का सर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी डे टू डे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रोज नई नई बातें आ रही हैं, बट जितनी बातें हम लोग अभी कर रहे हैं जो उसके अनुसार ये जो हम लोग कमेटी के मेंबर के रूप में सारे लोग हर चीज सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड चीज है मोबाइल। जी हाँ सर, इसका मोबाइल घर पे ले जाके क्या? हाँ मोबाइल का सर ये है कि 70% अल्कोहल से 70% अल्कोहल सैनिटाइजर है उससे पूरा एक बेस्ट तरीका सर ये है कि जब आप हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं या इधर हॉस्पिटल या घर में कर रहे हैं तो आप हाथ को रगड़ते रगड़ते बीच बीच को ले आए मोबाइल से। मैं तो घर पे जाके पहले मोबाइल को सैनिटाइज करता हूं, हाथ को सैनिटाइज करता हूं, पूरा हाथ धोता होता हूं। ये चीजें तो मैं रोज ही करता हूं। सैनिटाइजर से बेटर है कि जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल अलग है, उसको हम पहले इसको कर लें, इसके बाद इसको रख दें, फिर हाथ करें, फिर हाथ। हाँ वैसे ही करता हूँ। इन्फेक्शन का सवाल आ रहा है कि जैसे जो बड़े अस्पताल हैं उसमें कई एरियाज होते हैं, कई ऑप्थेल्मिक एरियाज हैं और डर्मेटोलॉजी है, तो सब जगह के लिए अलग अलग तरह की गाइडलाइंस होंगी। जो मेडिसिन की ओपीडी की गाइडलाइन है वही गाइडलाइन स्किन ओपीडी की या
या IOPD की नहीं हो सकती? सर ट्राइएज एरिया तो आपको मेन गेट पे ही बनाना होगा, फर्स्ट एंट्रेंस के पास ही बनाना होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ट्राइएज एरिया, ट्राइएज एरिया में पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि इस व्यक्ति को कोई भी कोरोना लाइक सिम्टम्स नहीं, पहले आप उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में जाना हो जाए, और जो सामान्य जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कोई मतलब नहीं, वो डिस्टेंसिंग को फॉलो करें सर। और वो ट्राइएज एरिया को भी आप अपना मान लें कि हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट, अलग अलग स्पेशलिटी में उसके लिए कुछ अगर अलग प्रोसीजर है तो उसके लिए वहाँ पे है गाइडलाइंस। तो क्या रेडियोलॉजी के जो सेटअप है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, क्या वहाँ भी PPE जरूरी है? उनका तो अपना बना हुआ है ना, उनका अलग लेड अप्रेन जो है उनके पास है, अवेलेबल है। लेड अप्रेन तो ठीक है, हाँ। लेकिन वहाँ पे किस कर्मचारी को, जो मान लीजिए अल्ट्रासाउंड कर रहा है, वहाँ PPE की जरूरत नहीं। जब आप स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं और जब सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं कि हमारा ये पेशेंट कोरोना से प्रभावित नहीं है या कोई पॉजिटिव नहीं है, तो लेकिन रेडियोलॉजी के सेटअप में भी स्क्रीनिंग की जरूरत है। स्क्रीनिंग सारे पेशेंट को तो किसी भी क्लिनिक में जाएगा तो उसको स्क्रीनिंग तो पहले करना ही पड़ेगा। स्क्रीनिंग का पहले गेट पे कर ही रहे हैं सर। जब भी चाहे वो किसी पैथोलॉजी सेटअप में क्यों ना जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, किसी भी सेटअप में जा रहा है, यू शुड मेंटेन द स्क्रीनिंग सेटअप। आपको एक स्क्रीनिंग का प्लेस बनाना है, मैंडेटरी है, जहाँ पे आपको कोविड सस्पेक्ट और नॉन सस्पेक्ट को अलग अलग कर लिया। यही बार बार हम लोगों ने इनको, इसलिए मैं बार बार इस चीज को भी दोहरा रहा हूं, चाहे वो कोई भी सेटअप हो। सर स्क्रीन के 7 पॉइंट है जी, जो सारे हॉस्पिटलों में फॉलो करने हैं कि आप गेट पर ही आप स्क्रीनिंग पॉइंट बनाएंगे। सारे हॉस्पिटल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सारे ये सिर्फ जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी दी जा रही है वहाँ पे ये आपको रेड टैग करना है। रेड टैग आप किनको करेंगे? जिनमें फीवर के सिम्टम्स होंगे, जिनमें इंटरनेशनल ट्रेवल विद इन 28 डेज अब कर दिया गया है सर, पहले 14 डेज था, अब इंटर स्टेट ट्रेवल भी विद इन 28 डेज अगर उसने किया जी। दूसरा कॉलम है, तीसरा ये है कि कांटेक्ट विद कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन की कोई हिस्ट्री हो जी, या जो है कहीं से लार्ज माइग्रेशन जैसे इस समय महाराष्ट्र से और सब से आ रहे हैं जी, या कहीं के इवैक्यूएटी सेंटर में वो रहा हो, ठीक है, ये कोई हिस्ट्री हो, या वो पार्टिसिपेट किया हो तबलीगी जमात विद इन ए मंथ जी, या ऑल सस्पेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर हो जो कोविड हॉस्पिटल में वर्क किया हो जी, और स्क्रीन फॉर सारी के उसमें कोई सिम्टम हो जी, बीच में जो एंटीबॉडी टेस्टिंग जो आई, सारी के कौन से सिम्टम हम ट्रायज में पूछेंगे? फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो आपने किसी को सिर दर्द हो रहा है, बैक एक हो रहा है या डायरिया हो रहा है, तो क्या उसको भी हम उसमें मानेंगे? इसमें अभी तो ये गाइडलाइन में अभी गाइडलाइन बनेगी, हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स हेडेक और उसके साथ आ रहे हैं, उनको कॉशियस रहना पड़ता है। इसमें स्क्रीनिंग की बात हो रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग शायद वो शायद है भी नहीं, लेकिन वो है बहुत जरूरी। ये आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप जो है, आप निश्चित करें कि आपके सारे स्टाफ के पास जो है वो डाउनलोडेड हो और उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया हो उससे, और उसके अलावा सबके ब्लूटूथ ऑन होने चाहिए और GPS ऑन होना चाहिए। ये आपके सारे स्टाफ का होना चाहिए, और साथ में जो भी लोग आपके यहाँ एज ए पेशेंट, एज ए अटेंडेंट आ रहे हैं, उनके भी हर आदमी के पास अगर मोबाइल है तो वो अपने उसमें आरोग्य सेतु कोशिश करें कि उनसे सबसे डाउनलोड करावें, उनका सेल्फ असेसमेंट करावें, और अगर वो क्लियर पाए जाते हैं तो ही उनको अंदर आने दें। अगर इस तरह से आप स्क्रीनिंग करेंगे तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप तमाम लोग को स्क्रीन कर लेंगे और बहुत से इन्फेक्शन बच जाएंगे इससे। सर स्क्रीनिंग पॉइंट पर सर ने बहुत ही अच्छा बात बताया कि अगर कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कोई भी पेशेंट है तो उनको आरोग्य सेतु वाला डाउनलोड रहना चाहिए, और आप फर्स्ट स्क्रीनिंग उनके आरोग्य मोबाइल से ही कर लें कि भाई तुम मेरे सामने डालो, जो सिम्टम है, जो चीजें क्वेश्चन की जा रही है वो आप पूछो उनसे, और वहां पर आप फर्स्ट स्क्रीनिंग अगर आप कर रहे हैं, आपका जो ट्रायल एरिया है तो फर्स्ट स्क्रीनिंग आपका आरोग्य सेतु से किया जा सकता है। सेकेंड स्क्रीनिंग में फिर आप अपना इन्वॉल्वमेंट करें। तो डबल फिल्टर होने से एक चीज लेना हो क्या है, तो सर डबल फिल्टर स्क्रीनिंग हमारे पास हो जाएगा, और ये सिक्योर हो जाएगा, और सिक्योर हो जाएगा सर, क्योंकि आरोग्य सेतु एक एस्टेब्लिश हमारा सिस्टम है। किसी ने पूछा था बीपी लेना है तो क्या करें? हाँ, अब बताइए, अगर किसी को बीपी लेना है या एब्डोमेन एग्जामिन करना है या चेस्ट एग्जामिन करना है तो क्या करना चाहिए? नॉर्मल प्रिकॉशन लेना, मास्क, ग्लव्स, सेम चीज है कि उनको रिस्क असेसमेंट करना। माइल्ड जो है रिस्क है कि मॉडरेट रिस्क है कि सीवियर रिस्क है, ये आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना, ट्रायल से ही डिसाइड करेंगे। ट्रायल से डिसाइड करके वो माइल्ड रिस्क का पेशेंट है कि मॉडरेट रिस्क का है कि सीवियर रिस्क का है।
अच्छा, हम दीवालों को कितनी ऊंचाई तक डिसइंफेक्ट करें? 7 फीट सर। अच्छा, इसी बीच ओटी के डिसइंफेक्शन की बात, क्योंकि उस दिन डॉक्टर संजीव गुप्ता और डॉक्टर पुनीत गुप्ता से भी बातचीत हो रही थी, तो उसमें भी जो डिसइंफेक्शन करना है, जो डिसइंफेक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह से करना है, वही बेहतर है। उन्होंने ये बताया कि फ्यूमिगेशन करना बहुत अच्छा नहीं है। फ्यूमिगेशन तो नहीं मान रहा है सर, अभी वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। फ्यूमिगेशन उसका इम्पैक्ट काफी देर तक रहता है। फिर दूसरा अगर आपको सर्विसेज करना है तो नहीं, फ्यूमिगेशन तो अभी जैसे टर्शियरी अमोनिया कंपाउंड या और ऐसे चीजें आ गई हैं जिससे आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद ओटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूमिगेशन करने से वो वायरल पार्टिकल ऊपर इसलिए ये कहा जा रहा है, हाँ, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप केवल सारी जितनी भी चीजें ओटी में हैं सबको आप या तो अल्कोहल वाइप से या फिर जहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर सकते हैं उसको वाइप करें। 2 सर्जरीज के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रख के हर सर्जरी के बाद उसको करें। और वाइप करने के बाद सबसे दिन होता है, जैसे एक बार हमने वाइप किया, उसका दोबारा उसको दूसरे चीज से वाइप करना, उसको सूखने दें। बिल्कुल, उसको सूखने दें, उसको सूखने दें। जी जी। तो जैसे ओटी को आपको वाइप करना है, तो जैसे बाकी जगह आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपने एक बार साबुन के पानी से उसको क्लीन किया तो उसको सूख जाने दें, फिर सादे पानी से क्लीन करें, फिर उसके बाद डिसइंफेक्ट करें सोडियम हाइपोक्लोराइड से, फिर उसको सूखने दें वहां पर, तब वो वहां पर तब वो इफेक्टिव होगा। उसी प्रकार से ओटी में भी करना है। सारी जगह से दो ओटी के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखिए। दोनों टीम, सर्जरी टीम और एनेस्थीसिया टीम, जहां तक संभव उसको अलग अलग रखिए। छोटी छोटी टीम रखिए, एनेस्थीसिया टीम में 2 या 3 आदमी से अधिक नहीं हो, वो पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स वो पहने हुए हों। तो जब आप इंट्यूबेट करते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा एरोसोल जनरेट होते हैं, तो उस समय विशेष ध्यान रखें, सक्शन वगैरह कम से कम करें या ना करें जहां तक संभव है। बहुत जो आप वेंटिलेट करते हैं वो बहुत कम हो, एकदम रैपिड एनेस्थीसिया दें, वो करना आवश्यक है। जहां भी बिना जनरल एनेस्थीसिया के काम चल सकता है, रीजनल या लोकल एनेस्थीसिया या ब्लॉक्स में, तो उसका इस्तेमाल करें। तो जब एनेस्थीसिया टीम एनेस्थीसिया दे रही है तो सर्जिकल टीम बाहर रहे ताकि उसका एक्सपोजर कम हो। तो एनेस्थीसिया हो जाने के 20 मिनट बाद सर्जिकल टीम अंदर आए, और सारे सामान आप पहले से ही ओटी में रखे रहे हैं। ये नहीं कि बार बार किसी को बाहर अंदर आना जाना पड़ रहा है, तो बाहर एक सर्कुलेटिंग नर्स हो जो कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर से वो दे दे, उसको अंदर आना ना पड़े, दरवाजा खोलना नहीं पड़े। और इसी प्रकार से आउट होने के बाद 20 मिनट तक उस पेशेंट को ओटी में ही रखा जाए ताकि सब कुछ सेटल्ड हो जाए। और उसके बाद जो सर्जिकल टीम है वो पहले बाहर चली जाएगी और उसके बाद ये टीम जाएगी, पेशेंट जाएगा और बाद में पूरी ओटी की सफाई होगी, और 1 घंटे बाद ही दूसरा कोई केस लिया जा सकेगा पूरे डिसइंफेक्शन के बाद। अभी तक यही प्रोटोकॉल सभी लोगों ने बताए। रूटीन ओपीडी विद प्रिकॉशंस कैन बी डन और नॉट। रूटीन ओपीडी मतलब जो सबने बताया कि जो टेलीमेडिसिन से जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, जिसमें पेशेंट को आपको इन पर्सन देखने की जरूरत है उसी को बुलाइए, कर लीजिए। और टेलीमेडिसिन की सर्विसेज आप दे रहे हैं तो चार्जेस लेना गुनाह नहीं है, ये आपका अधिकार है, आप चार्जेस लीजिए। जहाँ पर फ्री सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ फ्री सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जो टेलीमेडिसिन जो दुनिया भर में चार्ज होती है, इंडिया में भी टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस 25 मार्च को आ चुकी हैं, तो आप उसके अनुसार चार्ज कर सकते हैं। उसमें एक मानवीय दृष्टिकोण हमेशा बना रहेगा। जो लोग करने लायक नहीं से Sir, in psychiatric patient with panic attack mimic symptoms like heart attack or their family members, is it an emergency like situation? मुझे लगता है कि emergency like situation है, क्योंकि हमें हमेशा रूल आउट करना पड़ेगा और बिना देखे रूल आउट नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं या नहीं है, इसका भेद कर पाना हर डॉक्टर को मालूम है कि डॉक्टर खुद डिसाइड कर सकता है। कोई वाटरशेड लाइंस नहीं है कि ये है कि नहीं, बहुत सारे ग्रे जोन्स हैं। टेली मेडिसिन से जो वो डिस्कशन, अगर उसकी कंप्लेन इस तरह की है कि हाँ ये इमरजेंसी सिचुएशन, अगर उसकी कंप्लेन इस तरह की है जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसको एग्जामिन करना जरूरी है, ये सीरियस डिजीज हो सकती है, इसकी परेशानी सीरियस है, तो आप उसको एग्जामिन करने के लिए फिर बुला सकते हैं और फिर ओपीडी में आप उसका सर एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड होनी चाहिए कि जिनको आप बुला रहे हैं और किस सिस्टम में आपसे बात हुई, और वो उसकी एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, क्योंकि कल गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड को खोजेगी या जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उस रिकॉर्ड को देखेंगे कि इस पेशेंट को अगर आपने
इमरजेंसी में बुलाया है तो क्यों बुलाया है? तो आपको तो अपनी ये should be hard ओपीडी में display. अपनी ओपीडी में फुटफॉल्स कम रखने हैं, Yes, कम से कम लोगों को बुलाना बुलाना है, हाँ। है, उसको स्पेस्ड रखना है कि एक साथ ज्यादा भीड़ नहीं भीड़ ना हो, हो जी। है ना। उन्हीं लोगों को बुलाइए जिनको बुलाना आप अत्यंत सर आवश्यक हो, और जो भी आए उनका रिकॉर्ड जरूर रखें, रिकॉर्ड जरूरी है क्योंकि टाइम बेस्ड क्योंकि होगा जब सर। ट्रैकिंग की अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो वो रिकॉर्ड काम आएगा। एग्जैक्टली सर, इसमें ये है बेटर प्रोसेस ये है कि आप टाइम को एक डिफाइन कर दीजिए कि भैया अगर आप पेशेंट आ रहे हो तो आप 2 घंटे इतने बजे आ जाओ, तुम इतने बजे आ जाओ, अपॉइंटमेंट ब्रेक करके टाइम आप दो, एकदम एक साथ नहीं कि 12 बजे सब आ जाओ, 2 बजे हाँ, सब आ जाओ, बिल्कुल। आप ब्रेक करके दो, तुम्हारा 2 बजे 4 बजे 6 बजे ऐसे करके आप हाँ, टाइम दोगे, और फिर Space उसके बाद हाँ स्पेस, उसमें हमारा सोशल गैदरिंग भी नहीं होगा, हमारा वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी, और दूसरा हमारे रिकॉर्ड करने में हमारा बेटर होगा। और क्या फॉलो रिकॉर्ड का कर रहे हो? काम तो बहुत हद तक टेलीफोन से या एग्जैक्टली टेलीमेडिसिन सारे के द्वारा हो आ सकता जा रहे है, हैं सर, वो किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली सर। एक सवाल है कि ऑल एडमिटेड पेशेंट को टेस्ट कराना जरूरी है क्या? तो मुझे लगता है कि अगर सस्पेक्टेड नहीं है तो कराना जरूरी है। एडमिटेड केस की जहाँ तक बात है, हम एडमिट करने के पहले तो खुद कर रहे हैं सर। अगर सर इसमें सर ये है कि अगर वो सारी का पेशेंट है या अनडायग्नोस्ड पेशेंट है जिसको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम है तो उसका कोविड-19 टेस्ट जरूरी है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है कि इवन इफ दे आर नॉट सस्पेक्टेड ऑफ कोविड, तो अगर नॉट सस्पेक्टेड ऑफ कोविड है तो नहीं करना। अभी गाइडलाइन अभी आईसीएमआर की गाइडलाइन है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कराना चाहिए। एक सर वो जो डॉक्टर एमएन त्रिपाठी का क्वेश्चन था उसमें ये था कि आप एंजाइटी की जो जी, पैनिक अटैक है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, जी तो उसका अगर वो हिस्ट्री ले लें प्रॉपर्ली जी तो डायग्नोस हो जाएगा उनको। डायग्नोस हो जाएगा। हाँ जी। तो और बहुत सारे diagnose वो ये हो- कह रहे हैं कि घर वालों को लगता है कि हार्ट अटैक हो गया तो दौड़े हुए आप यहाँ चले आए, तो साइकियाट्रिस्ट तो ये समझ जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर को कई बार ये मुश्किल होगा समझना कि ये वास्तव में पैनिक अटैक है या वो है। बस अगर हिस्ट्री मिल जाएगी और डॉक्टर समझ जाएगा तब तो ठीक ही है। जी, जी। सर ये डॉक्टर के विवेक पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो डिसाइड कर सर ये कहावत नहीं, ये मुश्किल ये हो रही है ना कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर को ये लग रहा है कि उसके विवेक को आप तवज्जो देंगे कि नहीं नहीं देंगे। सर, तवज्जो इसमें सर एक बड़ा क्वेश्चन मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ा सा इमरजेंसी इज नॉट डिसाइडेड बाय पेशेंट, इमरजेंसी इज डिसाइडेड बाय डॉक्टर। और इसमें नहीं, डॉक्टर को ये डर नहीं है, डॉक्टर को ये डर है कि सरकार उसके विवेक को मानेगी कि नहीं सर, अब मैं इस पर उसका इन्होंने डॉक्टर ने जवाब मैंने दिया बहुत क्लियर किया सर कि उसको डॉक्यूमेंट करना होगा आप कि सर क्या क्या अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन complaint करते हैं तो कोई लीगली आपका एक्शन नहीं होगा, लेकिन यू शुड बी मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स की। अगर डॉक्यूमेंट्स आप कर रहे हैं कि यहाँ ये एसेंशियल सर्विसेज सही हमें देना ही देना था, अदरवाइज पेशेंट क्लास कर शुरू से बताया गया कि हम पहली कोर्ट ऑफ लॉ तभी मानता जब आपकी जीएसटी आपका कंसेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नेचुरल जस्टिस तो यही है, सभी लोग समझते हैं कि जो तथ्य हैं जो सही है वो सही है ना, और सब लोग ये भी जानते हैं कि कुछ ग्रे एरियाज है। जरूरी ये है कि हम सभी चीजों का रिकॉर्ड बहुत सही Exactly, sir. ये मैं बात डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा मैं है। बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा जी। सारे लोगों से कि सर आप कोई भी पेशेंट को देखें, फ्रिक्वेंटली देखें, लेकिन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। किस स्थिति में आपने बुलाया है उसका एक फॉर्मेट डेवलप आप कर लो, अपने स्तर से कर लो। आप सर एक फॉर्मेट हम लोग डेवलप बैठ के कर लेते हैं जी और एक आपकी तरफ से शेयर हो जाएगा सारे डॉक्टर कि भाई आप किनको बुला रहे हो, अपने फोन कॉल पे बुला रहे हो या आप टेलीमेडिसिन दे रहे हो और आपके पास फिजिकली अपीयर होना जरूरी है, तो फिर उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड हो एक पेज का। बिल्कुल वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपसे कितने बजे बात हुई, उसका सिम्टम क्या है, या पहले कोई क्यों आपने बुलाया, बुलाया क्यों, तो बस वो रिकॉर्ड रहेगा गवर्नमेंट या वो वॉक इन पेशेंट है तो क्या फीचर्स, तो फिर सर उसमें रिलीफ है, आपको गवर्नमेंट का कहीं कोई लीगल एक्शन नहीं बनता, लेकिन यू शुड बी मेंटेन द इमरजेंसी वो सवाल है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड मिल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से काम चला ही नहीं है, तो ब्लीचिंग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये सर ये आंसर है कि 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन फॉलोड बाय 70% अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट का यूज करें। बिल्कुल। और अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट यूज करने के लिए, जैसे सरफेसेस को साफ करने के लिए जब आप हॉस्पिटल स्टाफ के हाथ में देते हैं तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अल्कोहल वाला तो सरफेस के लिए तो सर ब्लीचिंग की बात ब्लीचिंग जैसे ऊटी वगैरह में भी देते हैं, तो लेकिन सर सरफेस के लिए केयरफुल रहने की सर अगर मेटल है तो मेटल पे रस्टिंग होने लगेगी, तो मेटल को शुड बी फॉलोड बाय 70%। अदरवाइज सरफेस के लिए सिंपली सर वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का स्मॉल स्टैंडअलोन क्लिनिक की बात हो गई है, वो आप शुरू कर सकते हैं बशर्ते कि आप सारे प्रिकॉशंस लें और गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो कैन वी एडमिट इमरजेंसी पीडियाट्रिक पेशेंट विदाउट कोविड-19 टेस्ट? उसका एक शब्द का जवाब मुझे लगता है आप सहमत हो अगर, तो इसका जवाब है यस।
अगर पेशेंट इमरजेंसी है तो पीडियाट्रिक हो या एडल्ट है तो आपको तो भर्ती करना है। उसमें पहले से कोविड-19 पीडियाट्रिक स्क्रीनिंग आप करेंगे और कोविड सस्पेक्ट लग रहा है तो उसके हिसाब से उसकी जांच कराएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी है, सीरियस है, तो आपको तो भर्ती करना है। आपको लगता है कि कोविड पेशेंट है तो उसको कोविड हॉस्पिटल में भेज दीजिए, तो फिर अपने पास मत रखिए, फिर उसको कोविड हॉस्पिटल भेज दीजिए। कोविड के सिम्टम स्पष्ट हैं, आप उनको कोविड कोविड हॉस्पिटल भेज दीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप मैनेज। डॉक्टर ने बताया उस अगर वो हॉट स्पॉट एरिया से तो भी आपको नहीं लगता। तो हाँ, वो अगर वो 7 जो हमने बताया सर, चक्रव्यूह है, 7 उसका गेज का जो चक्रव्यूह है उसको वो पार कर जाता है तब तो अस्पताल के अंदर आएगा, और नहीं तो वहीं से ट्रैप होके वो गवर्नमेंट सेटअप में चला जाएगा जहां पर उसकी जांच की जाएगी, डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो भी है कोविड के। और अगर एक कोविड सस्पेक्ट आपके यहाँ बहुत डायर इमरजेंसी में भर्ती हो गया है तो उसकी जांच करवाइए, और जैसी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो भी लेना है लीजिए। अगर आपके अस्पताल में कोविड सेंटर है तो आप वहाँ शिफ्ट कर। अगर सर मतलब सबका एक लेकिन अगर कोई सस्पेक्ट 5 बज गया, 3 घंटे का प्रोग्राम। हाँ, तो अभी हम लोग 10 मिनट और लेते हैं। तो एक बड़ी बात जो बार बार कह दी गई है वो ये कि डॉक्टर्स अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्या इमरजेंसी है, क्या इमरजेंसी नहीं है, क्या टाला जा सकता है ताकि उनके यहाँ फुटफॉल कम हो, और इस विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स हैं, जो भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं, इसको सबको पालन करते हुए अगर वो अपना क्लिनिक, स्टैंड अलोन क्लिनिक, छोटा अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर, रेडियोलॉजी सेंटर या सर्जिकल अस्पताल चला रहे हैं तो वो चला सकते हैं। नहीं सबके मन से ओनली इमरजेंसी, भ्रम दूर हो जाए। ओनली इमरजेंसी एट प्रेजेंट, ओनली इमरजेंसी, ओनली इमरजेंसी। आप जैसे कि मेरे पास कोई राइनोप्लास्टी कराने या लाइपोसक्शन कराने के लिए आ जाए तो मैं उसको बिल्कुल मना करूंगा, अभी नहीं, जब शुरू होगा तब करेंगे ना, अभी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपकी कलाई कट गई है, आपकी सारी नसें कट गई तो आइए, मैं आप पे इलाज करूंगा, है ना। तो ये विवेक का ध्यान तो रखना ही है। सबसे बड़ा भ्रम दूर हो जाए कि कोई अगर पॉजिटिव केसेस उसमें से निकल जाता है, ये नहीं है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल नहीं कार्रवाई होगी। कार्रवाई तब तक नहीं होगी कि जब तक कि आपने ये ना लगे कि आपने जानबूझ के कोविड फैलाने में मदद की। तो लेकिन उस केस में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। सर, 2 चीजें एकदम बार बार क्लियर हो गया सर। मेरा ये डिस्कशन में ये है, बंद होता है या सील होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है वो दंड नहीं है। हाँ, वो दंड नहीं है, वो एक प्रोसेस है। जैसे कि आपको बुखार होता है तो आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, वैसे ही जब आपके हॉस्पिटल में कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो आपको 48 आवर्स दिए जाते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। और एक सवाल ये है कि इन्फेक्शन स्प्रेड, एक सवाल ये है कि कई बार मरीज को देखे बगैर ये पता नहीं होता कि क्या उसका इमरजेंसी है। वो कई बार सोच रहा है इसको गैस है लेकिन उसको इंफीरियर वॉल एमआई है, तो ये भी एक इमरजेंसी है। अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी है तो उसको बुलाइए, जांच बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, जज करना है, तरह तरह से आ रहे हैं। सर ये जज करना है, मतलब नक्सल का रिजल्ट ये है कि यू शुड बी द जज और मेंटेन द रिकॉर्ड। सब डॉक्टर्स को मालूम है कि उनकी स्पेशलिटी में इमरजेंसी क्या है, सबको पता है, सबको पता है क्या इमरजेंसी में क्या करें। सर आप जज करें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, बस 2 ही प्रोसेस पर आप गवर्नमेंट आपको अधिकांश सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन ये जो मैसेजेस आए हैं वो हम लोग के पास रिकॉर्ड में हैं। तो अगर हम लोग किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं तो फिर उसका सवाल ढूंढ के हम लोग फिर से वापस यहाँ से फिर हम लोग कर लेंगे, हम लोग फिर से कर लेंगे। उन सभी सवालों को मैं नोट कर लूंगा कि अगर कोई मिस हो गए हैं तो उसका सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अधिकांश सवाल हम लोगों ने टेकअप कर लिए हैं और मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। और मुझे लग रहा है कि 2-3 जो जरूरी चीजें आज हुई हैं वो ये है कि सभी डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और उसके सभी चीज हम लोग आपके साथ शेयर भी कर देंगे। आज सबने आपने सुना है। उसके बाद एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना जरूरी है जो कि अस्पताल के सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे। अस्पताल में, क्लिनिक में, लेबोरेटरी में, रेडियोलॉजी सेंटर में जो भी आएगा स्क्रीन होके ही आएगा। स्क्रीन के चक्रव्यूह के 7 गेट बताए गए हैं आपको ऑलरेडी, उन 7 गेट से होगा तभी आपके अंदर आएगा।
वहाँ पे आएगा। अगर सस्पेक्ट है, कोरोना सस्पेक्ट है, कोरोना पेशेंट है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी में उसको भेज दीजिए। अगर आपके अस्पताल में अपनी कोरोना फैसिलिटी है, कोविड फैसिलिटी है, तो वहाँ भेज दीजिए। अगर इमरजेंसी है तो उसका ऑपरेशन कीजिए। अगर आपको सस्पिशन है कि उसको कोविड हो सकता है, तो बाद में जांच भी करा लीजिए। उसकी जांच होने पे पॉजिटिव आएगा तो जो कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जाएंगे, लेकिन वो पीनल नहीं होंगे, वो एहतियातन होंगे, और उसमें आपका सहयोग आवश्यक है और वो आप जरूर देंगे। स्टैंड अलोन क्लिनिक भी आप चला सकते हैं, डेंटल क्लिनिक भी आप चला सकते हैं। डेंटल क्लिनिक में एनेस्थीसिया में रिस्क ज्यादा है, सर्जरीज वगैरह वही करें जो बहुत आवश्यक है। उसके लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस बिल्कुल उसका पालन करें, और हम सब लोग मिलके कोरोना के प्रसार को कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इतने दिनों तक जो मरीज इस उम्मीद में बैठे रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम जाके इलाज करा लेंगे, उनका इलाज कीजिए। जो इमरजेंसी है उनका जरूर इलाज कीजिए। टेलीफोन पे उन्हें राय दीजिए, उनको जरूरत पड़े तो उनको बुला के इन पर्सन देखिए और सबका इलाज कीजिए। और जो भी आपके सवाल हैं वो जरूर रखिए, और हम लोग इन एक्सपर्ट से उनका जवाब फिर से लेके आपको देंगे। और जरूरत होगी तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन एक अलग से अगली बार रख लेंगे। और मैं संयोजक के तौर पर जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं और आईएमए के पदाधिकारी लोगों को सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों ने 3 घंटे से लगातार इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ बने रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं इन सर्विसेज को लागू करने के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर एसपी सिंह से और फिर इस टीम से कि वो अपनी बात कह के आपको धन्यवाद देके इसको बंद करें। नमस्कार। आईएमए बनारस ब्रांच के सचिव होने के नाते मैं जो है हमारे सीएमओ ऑफिस के जो भी ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर पीपी गुप्ता, डॉक्टर सोनकी, डॉक्टर अजय, डॉक्टर राजेश्वर और डॉक्टर राहुल, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य के साथ जो है 3 घंटे ये ट्रेनिंग 2 बजे चालू हुई थी और ये 5 बज गया है, तो 3 घंटे तक अनवरत ये धारा प्रवाह चलती रही और आप लोग इसमें बने रहे बराबर। तो ये शो करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। ये कोई मौसम नहीं है कि अगले 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, जाड़े के बाद बरसात आ जाएगी, बरसात के बाद फिर जो है गर्मी आ जाएगी। इस तरह वाली चीजें नहीं है। ये जो भी है ये चलेगा। अब हमें इसके साथ जीना है और इसके लिए हमें लगातार रोज गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, नई नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उस हिसाब से नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें धैर्य के साथ उन परिस्थितियों में एडॉप्ट करना है, इनोवेशंस करने हैं। जितनी तेजी से हम इनोवेशंस करेंगे, जितनी जल्दी हम अडॉप्ट कर लेंगे इन परिस्थितियों को, उतना ही ज्यादा जो है हम आराम से रहेंगे, हम अपने मरीजों की चिकित्सा कर सकेंगे और हम अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। प्रिवेंशन कंट्रोल जो इन्फेक्शन का है वो सिर्फ इतने के लिए बार बार जो है आपको प्रेस किया जा रहा है कि आप इसको अच्छे से सीख लें, अपने स्टाफ को सिखा दें, अपने जो भी आपके यहाँ हेल्थ वर्कर्स हैं सबको ये मालूम होना चाहिए कौन सा पीपीई किट कहाँ पहनना है, कैसे मॉपिंग होनी है, कैसे सैनिटाइजेशन होना है, कैसे ट्रायल एरिया में कैसे मरीजों को छांटना है, किसको कहाँ भेजना है। ये सब बाय हार्ट सब लोग याद कर लें। जब इस जो ये स्थिति पैदा हो जाएगी तो निश्चित मानिए कि हमको जो डर लग रहा है इस बीमारी से वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, तमाम चीजें जो आज महंगी हैं वो कल सस्ती हो जाएंगी, वो यहाँ बनने लगेंगी। चीजें धीरे धीरे ऐसे बदलेंगी और हम लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे और हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। मैं सारे स्पीकर्स को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुबोध सिंह को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने लगातार 3 घंटे तक हम लोग का कोऑर्डिनेशन किया और ये इसके कम से कम कल से ही ये प्रयासरत हैं, अपना कनेक्शन चेक करना, कंप्यूटर का सारा वो देखना, सिग्नल ठीक है कि नहीं। इन्होंने तमाम टेक्निकल इश्यूज हैं जो इन्होंने किए, हम लोग इनके यहाँ से इसीलिए कर पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा प्रशासन बहुत अच्छा हो पा रहा है। शायद वो दूसरी जगह से इतना अच्छा नहीं कर पाते हम। तो सुबोध सिंह को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आगे भी हम इनको अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम बराबर इनको कष्ट देंगे जो हम उम्मीद करते हैं कि इनका हमें बराबर ऐसे सहयोग मिलता रहेगा। सौभाग्य होगा। हाँ, और मैं सीएमओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमें यहाँ टाइम दिया। तमाम जो हमारे
मेंबर्स हैं उनके मन में तमाम तरह की जो आशंकाएं थी, डर था, हमें लगता है कि उनके बात को सुनने के बाद बहुत सी आशंकाएं, बहुत सा डर उनका खत्म हो गया होगा। और ये आप पक्का मानिए कि जो जिस तरह से सीएमओ ऑफिस का और सीएमओ साहब का एटीट्यूड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे धौंस पट्टी या दरोगागिरी वाली बात है। ये जो है सहयोगात्मक जो बोलते हैं कि क्या सपोर्टिव सुपरविजन है। सपोर्टिव सुपरविजन है, जहां आपकी कमियां होंगी वो आपको इंडिकेट की जाएंगी, सुधरने का मौका दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आप इसको बेहतर करें, आप उसको बेहतर करेंगे। ये सपोर्टिव सुपरविजन से किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जिस तरह की खबरें आती हैं, जो लैंग्वेज यूज होती है, वो हमें नहीं लगता कि किसी की भी मंशा है ना। तो ये उससे आतंकित ना हो, उससे डरे नहीं। हम सब लोग साथ हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं। हम दूसरी जगह की तो बात नहीं कर सकते, हम अपने शहर में कह सकते हैं कि हमारे शहर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे किसी भी सदस्य का किसी भी तरह से ना कोई उनको डरा सकता है, ना उनका कोई शोषण कर सकता है। हम सब यूनाइटेड हैं, हम लोग मिल के अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम देंगे, निश्चित है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं सभी को एक बार फिर से उनके समय के लिए, आप सब लोग को आपके समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल में हर तरह से ट्रेंड हो जाए, अपने स्टाफ को ट्रेंड करके। ईमेल एड्रेस आपको को पहले ही प्रेषित किया जा चुका है, फिर से मैं अंत में npcdsvaranasi@gmail.com। ये किस लिए? ये ट्रेनिंग आईपीसी के तहत, आईपीसी सारी के लिए जो आईडीएस जिसमें ईमेल भेजना है, एक अपने लेटर हेड पर चेकलिस्ट भर करके, चेकलिस्ट भर के सारी के लिए IDSP varanasi@gmail.com। ये इस पे हमको सारी का इंफॉर्मेशन सारी की जो है फॉर्मेट आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उस पर आप भेज सकते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि क्योंकि मैं जो है आईपीसी के जो है के नोडल के रूप में मेरी ये मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेंड पर। मैं IMA के डॉक्टर SP सिंह और डॉक्टर सुबोध सिंह का बहुत ही पर्सनली आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंच सका। धन्यवाद। चलिए, हमारे सारे सीनियर्स लोगों से और आप लोगों से जो डिस्कशन हुआ, काफी लोग, आप लोग काफी सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे बनारस शहर के लिए आप लोग बहुत अच्छा योगदान दिया है। चाहे हमारा ये कोविड वाला पीरियड हो या अभी जो कोविड पीरियड चल रहा है, और स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ माय सीनियर्स। और मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आईपीसी की जितनी ट्रेनिंग दी गई है, कोई भी क्वेरी हो, आप एक कमेटी हमारी जो बैठी है, जिला का जो स्तर पर जो कमेटी बैठी है, ये तो हमारा एक तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म था, लेकिन अगर कोई पर्सनल जो हो तो हमारे PP गुप्ता साहब हैं, इनके फोन नंबर आपके पास शेयर किया है। 94153 264। इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पर्सनली बात। गुप्ता मेरा भी लिख दीजिए, सर का भी लिख दीजिए, 3 कमेटी के मेंबर हम लोग यहीं पे। आप बताइए। हाँ, आपका? मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, क्वालिटी कंसल्टेंट हूँ आपके पूरे बनारस डिवीजन का। प्रवीण सोलंकी, 9430 क्वालिटी कंसल्टेंट। 9430 4420 तो मेरा ये अनुरोध, डॉक्टर अजय कुमार, 9452 55 68 67। आप जो हैं मेंबर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, आईपीसी कमेटी का। आईपीसी ट्रेनर है, आईपीसी ट्रेनर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो है आप ट्रेनर हैं। तो जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोगों से मैसेज देके डॉक्टर राजेश्वर, हाँ, नंबर बताओ। 9451 88 9101। आप अभी क्या कमेटी मेंबर
तो सभी लोग जो भी कुछ अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं उनको फोन या आप मैसेज फोन करेंगे या हमारा सब व्हाट्सएप इन्हीं नंबरों पे है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आईपीसी का जो आप एक पास आप सेल्फ असेसमेंट अपने हॉस्पिटल को कर लीजिए। जो चेकलिस्ट आपके साथ शेयर किया गया है उससे आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, उसी से आपका खुद का गैप निकाल लेंगे। जैसे आप यस नो वाला जो टिक लगाएंगे तो ये मेरे पास है कि नहीं, वो है कि नहीं, इक्विपमेंट्स है कि नहीं, सर्विसेज है कि नहीं, यस नो करेंगे तो गैप जो नो वाला है वो अपने आप गैप हो गया आपका। तो मेरा ये अनुरोध है कि वो चेकलिस्ट को जो सर ने एड्रेस दिया, ईमेल एड्रेस दिया, उसमें शेयर कर दें। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में सर का अगर आदेश हो या सीएमओ साहब का आदेश हो तो हम लोग आपके हॉस्पिटल में पर्सनली विजिट करेंगे, क्योंकि 8 तो क्या इस विजिट से हम लोगों को घबराना चाहिए? नहीं, इसलिए हमें सपोर्टिव विजिट करेंगे। जो आप में कमी रहेगा, कमियां हैं बताएंगे, आप हमें कमी को हम सुधार देंगे। बंद नहीं सर, अखबार छापेगा कि उनको नोटिस दिया गया। नहीं, ये हमारा ये जो हमारा विजिट होगा वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होगा। आपके साथ हमारा वो जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ एकदम कॉन्फिडेंशियल होगा। ये नहीं कि हम उसको पेपर में हाईलाइट कर रहे हैं कि कमेटी के मेंबर गए विजिट करने, उसने ये खामियां निकाली, सर कुछ नहीं। इसका मकसद है कि जो भी हमारी कमियां हैं उसको हम पूरा, आप अपने लेवल से जो आज हम लोग ने ट्रेनिंग दी, हो सकता है इसलिए आईएमए के सचिव को भी रखा गया उसमें, बिल्कुल इसीलिए रखा गया है कि भाई उनके साथ भी हम लोग चलेंगे सर। और ऐसा ही नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी की जो बेस्ट मेंटेन कर रहा है, आईपीसी के जो बेस्ट मेंटेन कर रहा है, हम लोग कमेटी के सब मेंबर के रूप में उनको भी जोड़ेंगे, वो भी जाएंगे हॉस्पिटल को विजिट करने। एक सवाल मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि अभी कहीं एक नोटिस ऐसी आई थी कि जो भी हॉस्पिटल्स जो अनुमोदित हो गए हैं और चल रहे हैं उनको पीपीई या N95 मास्क वगैरह की जरूरत है, तो जो गवर्नमेंट रेट पे जैसे लोगों को मिल रहे हैं वो उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तो वो कहाँ से लिए जाएंगे? वो आयुष्मान के तहत आयुष्मान के तहत जो है वो आदेश आया है कि जिला महाप्रबंधक उद्योग विभाग का है, उद्योग विभाग वो बेच रहे हैं ना सर, पीपीई भी उनके तरफ से सप्लाई हो रहा है। उनको हम कहाँ संपर्क करें? है ना, उनका तो जिला उद्योग में आप नेट से खोल देंगे, उनका भी एड्रेस दे दीजिएगा तो हम लोग जिला कर देंगे सर। मेंबर एक्शन कमेटी के मेंबर इसको कर दिए तो हम सबको, क्योंकि आयुष्मान से रिलेटेड बहुत सारे अस्पताल हैं, वो लोग वहाँ पर 50% रेट में मंगवा सकेंगे। एग्जैक्टली सर, तो वो आप सुविधा उठा लें। उसके बाद हमारा ये है कि आप कंप्लीटली जो है चीजों से घबराएं नहीं। और अगर हम मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लोग अगर घबराने लगेंगे तो बाकी आम पब्लिक में बहुत पैनिक हो जाएगा। इसीलिए बेटर ये है कि आप सेंसिटिव चीजों को ट्रीट करें और आपको जो सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे। पर्सनली विजिट करेंगे, हर हॉस्पिटल्स में विजिट करेंगे। हर हॉस्पिटल जो पैनल हुआ है, जो हर हॉस्पिटल जो एक्रेडिटेड हो गया कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कि इनको चलाने की आदेश दी जाती है, तो हम लोग सारे कमेटी के मेंबर एक टीम बना के विजिट करेंगे। और वो विजिट हमारा कोई ऐसा पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, वो जस्ट हम आपको सपोर्ट करेंगे कि इन चीजों को आपने नहीं किया तो उसको आप ऐसे कर लें। लेकिन जो है ट्रेंड होकर के नियमानुसार, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सबसे हमारे विजिट होने के पहले आपके हर स्टाफ को उन चीजों के लिए जो उनके लिए जरूरी है एसेंशियल सर्विसेज है उसमें आप उनको ट्रेंड कर देंगे। और ये नोडल का अधिकारी होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग आप सभी लोग इतना देर से सुने और हमें लगता है मेंबर्स भी काफी लेफ्ट हो चुके हैं। काफी आधे से 160 मेंबर हैं, 160 मेंबर सुन रहे हैं आप लोगों। मैं एज ए ट्रेनर मैं यही समझता हूँ कि मेरी बात अगर आप तक सही तरीके से पहुंची तो वही बेस्ट है। और साथ में ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे एडिशनल सीएमओ सर हैं और हमारी पूरी टीम है, और साथ में जो आईएमए के सेक्रेटरी सर डॉक्टर एसपी सिंह और डॉक्टर सुबोध सर से मैं पहली बार मिला था। इतने नाइस, इतने पोलाइट और इतने हेल्पफुल व्यक्ति से, और बहुत अच्छे हैं। सर से पहली मुलाकात में मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। सर ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इस ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू। और आप सभी लोग आईपीसी मेजर्स को फॉलो करिए, बस मुझे यही कहना है। थैंक यू आप सभी लोगों को। अच्छा, मैं अभी इस मीटिंग को 10 मिनट और खुला रखूंगा, और बंद हो इससे पहले मैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज जो कि प्रेसिडेंट हैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। उसके बाद मैं 10 मिनट और खुला रखूंगा, इसलिए कि आप लोग अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने हॉस्पिटल का नाम डाल सकें उसमें चैट में जाके, ताकि वो हमारे पास सेव हो जाए, ताकि हम लोग जान लें कि किसने ट्रेनिंग ले ली। अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर आलोक भारद्वाज से, ताकि वो सबको धन्यवाद दें। और उसके बाद ऑफिशियली मीटिंग क्लोज रहेगी, लेकिन नेट पे ऑन रहेगी, ताकि आप चैट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकें। किसी को Thank you so much, everybody. Special thanks to our CMO sir
our ACMO Dr. PC Gupta and our learned speakers who were really excellent. I'll also like to thank Dr. Subodh Kumar Singh for the wonderful coordination of the meeting, and all the IMA office, especially Dr. SP Singh, who is there for. I'll also request our learned speakers to say a few words about dentistry if possible, because there has been just no question and answer on the dental clinic. So in case you could say a few words. Dentistry, they have answered it. So dentistry के एक बहुत ही specific guidelines आए हैं. तो जो भी emergency services हैं वो पूरा precaution लेके. And all the details of the meeting, especially the slides, they have been shared with all of you, and more slides will be shared with all of you later on the pad. डॉक्टर अजय डेंटिस्ट्री के बारे में बताएंगे. हाँ, डेंटिस्ट्री के लिए सर मुझे एक कहना है कि जो हम डेंटिस्ट्री में सिर्फ ओपीडी आप कर सकते हैं अगर, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं हमारे पास. लेकिन जो मेरी समझ से लगता है कि जो हम आईसीटी करते हैं उसमें है कि एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर सबसे ज्यादा है. इसलिए हमें लगता है कि ये क्लिनिक सबसे ज्यादा मतलब हार्मफुल होगी, हजार्डस होगी, और हम हमेशा पेशेंट के बहुत क्लोज रहते हैं. तो कोशिश ये करें, और जब भी आप उसको स्क्रीन करेंगे, स्क्रीन करने के बाद आप ओपीडी कर सकते हैं, लेकिन ओपीडी से मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब डेंटल सर्जन अपना काम चला सकता है. हाँ, क्योंकि जो डेंटिस्ट हैं उनको बहुत ही ब्रॉड गाइडलाइंस ऑलरेडी उनके पास हैं, और जो जैसे एब्सेसेस हो जा रही हैं, डेंटल एब्सेसेस हो रहे हैं जिसमें कि एक्सट्रैक्शन वगैरह की जरूरत पड़ रही है, तो केवल उसी तरह के प्रोसीजर कीजिए जिसमें कि पेशेंट एगोनी में है या उसको बहुत इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है. जो रियल इमरजेंसीज है केवल वही कीजिए, रूटीन प्रोसीजर्स नहीं करिए. आरसीटी नहीं कर सकते हैं, आरसीटी वगैरह जो कि एरोसॉल जनरेटिंग नहीं कर सकते हैं, वो स्केलिंग वगैरह जो कि अवॉइड किया जा सकते हैं. रूटीन प्रोसीजर कोई ना करें, जो कि अवॉइड किया जा सकता है वो ना करें, वही है. तो अब मैं ऑफिशियली इस मीटिंग को क्लोज करता हूं, और सभी लोग आप लोगों को सब धन्यवाद दे रहे हैं. और लेकिन ऑन स्क्रीन ये मीटिंग अगले 10 मिनट तक ऑन रहेगी, ताकि आप लोग अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकें, और उन इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि हमारे पास ये आ जाए कि आप सब ने ये ट्रेनिंग ली है. और आप लोगों को ईमेल भी भेजना है अपने लेटर हेड पे कि आपने ये ट्रेनिंग ली है. और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग को, जो कि बहुत बड़ी होगी, कहीं यूट्यूब वगैरह पर डाल सकें ताकि आप बाद में भी इसको देख सकेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. एक चीज और डॉक्टर सुबोध की, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि जा नहीं सकता है टेस्ट कराने के लिए और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस पेशेंट का सैंपल कैसे लिया जाएगा टेस्ट के लिए? अगर वो सस्पेक्टेड है तो जैसा कि इन लोगों ने बताया एक्सपर्ट्स ने कि उसका वहां पर मेडिकल अफसर को इन्फॉर्म करना है. अगर वो एडमिट है और वो इमोबाइल है, वो भेजने लायक नहीं है हॉस्पिटल, करना है. डॉक्टर भारद्वाज, कोई भी सस्पेक्ट है उसको चीफ मेडिकल अफसर को आपको इन्फॉर्म करना है, तो वो उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था कराई जाएगी उस स्तर से. उसके लिए हाँ बिल्कुल परेशान ना हो, उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था सीएमओ साहब कराएंगे. ठीक है, थैंक यू. हमारे ये क्वेश्चन कुछ लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन एक जो है और ऐड कर दिया. बिल्कुल फील्ड से कराई गए हम. बिल्कुल फील्ड से. थैंक यू.